Hello everyone. Today we are going to start the first chapter of Civics class 8th, and the name of this chapter is the Indian Constitution. So let's start the chapter. Firstly, we know what is a constitution. I'm telling you the definition of the constitution. Constitution is a written document in which we find such rules is called a constitution. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी देश से रिलेटेड उसके क्या नियम हैं, क्या कानून हैं, वो सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी रिटन होते हैं जिसके आधार पर देश को चलाया जाता है. सो यहाँ पर हम अपने इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं. In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. यहाँ पर हम इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फुटबॉल मैच के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं. ए गेम ऑफ मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हियर्ड ऑफ, आपने पहले इस गेम के बारे में सुना होगा और इवन प्लेड और खेला भी होगा. एज द नेम सजेस्ट दिस इज़ अ गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसा कि फुटबॉल इसके नाम से ही सजेस्ट है कि इस गेम को पैरों से खेला जाता है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ़ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर देन इट इज़ कंसिडर्ड अ फॉल. अगर पैरों के अलावा जो बॉल होती है उसको अगर हाथ से छुआ जाता है तो उसको एक फॉल माना जाता है. So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. अगर सभी प्लेयर्स फुटबॉल को उठाकर उसको हाथों में एक दूसरे के पास करते रहें तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक फुटबॉल का खेल है. Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. इसी तरह से हॉकी है, क्रिकेट है, सब में अपने अपने रूल हैं. उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग उन गेम्स को खेला जाता है. ईच ऑफ दीज रूल हेल्प्स डिफाइन द गेम. और ये रूल्स ही होते हैं जो गेम को डिफाइन करते हैं, गेम के बारे में बताते हैं. एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर. और हमारी हेल्प करते हैं कि हम एक गेम को दूसरे से अलग कर सकें. एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम. इसी तरह से ये जो गेम्स के हैं ये फंडामेंटल हैं, ये रूल्स हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल दैम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम. इसी के साथ ये गेम खेला जाता है, इन्हीं रूल्स के साथ, इसीलिए हम इनको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम कह सकते हैं. लाइक दिस गेम्स, अ सोसाइटी ऑल्सो हैज़ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक वट इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी. जिस तरह से खेल के लिए नियम बनाए जाते हैं उसी तरह से सोसाइटी के लिए भी, यानी सोसाइटी को चलाने के लिए भी, उसको उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी, अदर सोसाइटीज़ से उनको अलग करने के लिए उसमें भी रूल्स बनाए जाते हैं. इन लार्ज सोसाइटीज़, जो बहुत बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़, जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल रहते हैं, इकट्ठे मिलकर रहते हैं. दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू census and modern countries this census is usually available in written form. और जो आज की मॉडर्न कंट्रीज़ हैं उन सब में इन सभी जो रूल्स वगैरह होते हैं ये रिटन फॉर्म में है. सो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन की दोबारा से डेफिनेशन देख रहे हैं. अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वे फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन. एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सभी रूल्स वगैरह उसमें रिटन फॉर्म में होते हैं. We have looked at the Indian Constitution in class 6th and class 7th in our social and political life textbooks. हम इससे पहले भी हमने कक्षा 6ठी और कक्षा 7वीं में अपनी पॉलिटिकल बुक में इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है. हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है. और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गोट रिटन. और कभी ये जानने की इच्छा नहीं होती हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गोट रिटन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लिखा गया और हु रोट इट, और किसने इसको लिखा. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दिस इश्यूज. इस चैप्टर में हम इन दोनों इश्यूज़ पर कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों ज़रूरत है, किसने लिखा, क्यों लिखा, इन सब बातों पर इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में भी देखेंगे. ईच ऑफ दिस फीचर्स इज़ क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी.
इनमें से जो हर एक फीचर्स है जो आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है इन इंडिया, एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक। हम इस बुक के अंदर अलग अलग डिफरेंट जो चैप्टर्स आएंगे उनके अंदर भी फोकस करेंगे। सो लेट्स, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि एक जो कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। टुडे मॉडर्न कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो आज जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल ओल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं सबके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेट, यहाँ पर एक वर्ड आया है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्र। जैसा कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। जैसा कि हम अपने देश में देखते हैं लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है। डेमोक्रेसीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं अगर उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सारी डेमोक्रेटिक है। नो, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेस। फर्स्ट, अब कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ पर्पजेस को कुछ पर्पजेस होते हैं सर्व करता है। वो कौन कौन से? फर्स्ट, इट लेज अवर सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। सबसे पहला क्या है कि हम बेसिक है ये हमारी कंट्री के अंदर हम जितने भी सिटीजन्स रहते हैं वो हम सब के लिए है। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। दूसरा जो फंडामेंटल नेचर है हमारी सोसाइटी का वो कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सब बताता है। अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। हमारा जो देश है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ से मिलकर बना हुआ है। ओ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स, जो अपने बहुत सारे बिलीव्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यूज़। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी इश्यूज़ पर सभी व्यक्ति हैं एक देश पे रहने वाले हैं वो सभी इश्यूज़ पर अग्री हो जाएंगे। नो, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basic of the way in which they want the country to be governed। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर वो सारे रूल्स वगैरह वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो रिटर्न फॉर्म में होता है जिसको हर देश के हर नागरिक को मानना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो शासन करती है। दिस इंक्लूड not only the type of government but also an agreement of certain ideals that they all believe the country should uphold। ये एक तरह की गवर्नमेंट नहीं है, ये एक तरह की गवर्नमेंट ना होकर इसमें कुछ आइडियाज़ बताए गए हैं जिसके बिहाफ पर हमारे देश में सरकार चलाई जाती है। कोई देश मूव करता है, आगे चलता है। चलिए लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ ए कंट्री नेपाल। हम सभी जानते हैं नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो हमारे पड़ोस में है, हमारे पड़ोस में आती है और हम सभी नेपाल के बारे में हम सब ने ऑलरेडी सुन रखा होगा। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय थ्रू टू कंस्ट्रक्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ में हमारे भारत से लगता हुआ देश है ये। अनटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वॉज ए मोनार्की। थोड़े समय पहले हम देख सकते थे कि नेपाल में मोनार्की था। मोनार्की सिस्टम क्या होता है? मोनार्की एक तरह का राजतंत्र होता है जिसमें राजा फिर उसका बेटा इस तरह से वहाँ पर शासन चलता रहता है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडोप्टेड इन 1990, जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का वो 1990 में अडोप्ट किया गया था। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, क्योंकि उस समय वहाँ पर राजा का शासन था तो उन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फोर्ट फॉर सेवरल डेकेड्स
to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end of powers of the king. बहुत सारी मूवमेंट वहाँ पर चल रही थी नेपाल में, क्योंकि वो सभी मूवमेंट चाहती थी कि नेपाल में से ये मोनार्की सिस्टम है ये ख़त्म हो जाए और वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाए। तो आखिर में 2006 में फाइनली वहाँ पर डेमोक्रेटिक को पुटअप कर दिया गया और वहाँ से मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। अब जब कोई देश डेमोक्रेसी बन चुका है तो उनके लिए अब ज़रूरी है कि वहाँ पर उनका एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले भी था उनके पास, लेकिन वो सारा मोनार्की बेस्ड था। अब उनको चाहिए था जो डेमोक्रेटिक के जो नियम कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सेट करें। The reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideas of a country that they want। क्योंकि वो जो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन था राजा वाला, वो सारे के सारे उनके आइडियाज़ वगैरह को नहीं फॉर्म होता था, उसमें उनके आइडियाज़ नहीं थे, यानी जनता के से रिलेटेड कुछ चीज़ें उसमें छोड़ दी गई थी। इसीलिए जो नेपाल के लोग थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते थे, नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। और नेपाल अब वही चाहता था जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए उन्होंने मोनार्की बेस्ड सिस्टम को ख़त्म किया। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसा कि हमने फुटबॉल के गेम में देखा, इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। जिस तरह से अगर फुटबॉल में हम कोई नियम चेंज करते हैं तो पूरा का जो गेम है वही चेंज हो जाता है। और उसी तरह से नेपाल बाई मूविंग फ्रॉम ए मोनार्की टू ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जिस तरह से नेपाल में मूविंग कर रही थी वो मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ, नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू यूजर इन अ न्यू सोसाइटी, ताकि वो अपने आप को एक नई सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को नेपाल ढाल सके। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। इसीलिए जो नेपाल के लोग थे वो अपने देश के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। द कैप्टन अलोंगसाइड एलोबरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। हमने यहाँ देखा कि डेमोक्रेसी के लिए नेपाल के लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अब फर्स्ट पर्पज़ हम पढ़ चुके हैं। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज़ ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब जो सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पज़ है वो है वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। जैसे कि नेपाल में पहले तक राजा का रूल था एंड ऑल द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, राजा अपने मंत्रियों के साथ रूल करता था। इन कंट्रीज दैट हैव अडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ, लेकिन जब से नेपाल ने अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के फॉर्म में ढाला है, government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies। तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर बनाया गया, अब जितनी भी गाइडलाइंस वगैरह जो भी बनाई गई उसके अकॉर्डिंग ही नेपाल में शासन होना था, क्योंकि जो मोनार्की सिस्टम था वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। इन अ डेमोक्रेसी, जैसा कि हम एक लोकतंत्र में देखते हैं, वी चूज आवर लीडर्स, हम अपने नेता को खुद चुनते हैं, सो दैट दे कैन एक्साइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ, ताकि वो हमारे बिहाफ पर पावर को, जो उसके पावर मिली हैं उनका वो यूज़ कर सके। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट दिस। ऐसा हो सकता है कि हमने जिसको चुना है उसको जो पावर्स मिली है वो उनका मिसयूज़ कर सकता है वो नेता, लेकिन उस मिसयूज़ से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफगार्ड्स दिए गए हैं कि हम उनको कैसे रोक सकते हैं। दिस मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज demonstrated in the classroom situation below। हाँ, ये कैसे मिसयूज़ हो सकता है उसको हम नीचे एक सिचुएशन दिखाई गई है, क्लासरूम सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। यहाँ पर आपको एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, टीचर क्लास से बाहर है,
तो वो अपने बिहाफ पर टीचर एक लड़के को खड़ा करके जाती है और वो बार बार बच्चों को, जैसे मॉनिटर होता है, टीचर क्लास से बाहर जाती है, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिस्टर। अब यहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ है, इसको बार बार ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी टीचर से शिकायत करूँगा। बट वट हैव आई डन, लेकिन मैंने क्या किया? अनिल कहता मैंने क्या किया है? मैम while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. मॉनिटर मैम से शिकायत करता है कि मैम जब आप बाहर गए तो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और मुझे नहीं सुन रहा था। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल। अब टीचर उसको पनिशमेंट देती है, लेकिन बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। लेकिन अनिल कहता है कि मैम मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो ये लड़का है जिसको मैम ने एज ए मॉनिटर बनाया था, वो लड़का बिना बात के उसकी टीचर से उसकी शिकायत करता है। इट मीन्स जो पावर उसको मिली हुई है वो उनका मिसयूज़ कर रहा है। तो इसी तरह से देश के अंदर होता है, जब मंत्रियों को जो पावर्स दी जाती हैं अगर वो उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते तो इट मीन्स वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं। In a democratic society, the Constitution often lays down rules and guards against the misuse of authority of the political leaders. तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उसको अच्छे से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं ताकि जो लीडर्स होता है वो उसका मिसयूज़ ना कर सके। इन केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन द चैप्टर, मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इन्हीं को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में देखा था कि वो किस तरह से स्कूल में टीचर उसको पनिश करते थे, उसको नीचे बिठाते थे, उसके साथ किस प्रकार से वहाँ पर बिहेव होता था। वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज अ दलित। वो क्यों वहाँ पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था? क्योंकि वो एक दलित था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ इक्वालिटी to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth। तो हमारे संविधान के अंदर हमें एक राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। उसके अंदर क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, धर्म के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो राइट टू इक्वालिटी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम वो जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो किसी भी समाज को अधिकार देते हैं, वहाँ के नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं कि वो किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। उसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को दी जाती है। तो हमारे संविधान के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन है, तो उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था राइट टू इक्वालिटी के अनुसार। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against others। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि कोई भी ग्रुप है, चाहे वो कैसा भी है, बड़ा है, छोटा है, वो किसी को भी डोमिनेट नहीं कर सकता, किसी को भी दबा कर नहीं रख सकता। लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स, चाहे वो जो व्यक्ति लेस पावरफुल हैं उनको वो अपने अंदर दबा कर नहीं रख सकता। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट्स द सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ आपस में खेल रहे हैं। लड़के संख्या में ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं। लड़कियाँ फुटबॉल खेलना चाहती हैं, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में ये है, कभी वो कहता है हम खेलेंगे, वो कहते हैं हम खेलेंगे। तो वहाँ पर क्या फ़ैसला होता है? लड़कों टीचर आकर फैसला करते हैं कि लड़कों की संख्या है वो ज़्यादा है, इसलिए जो लड़के चाहते हैं वहाँ पर वो गेम खेला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ यहाँ देखेंगे। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू। जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर भी इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं कई बार। वेयर अ मेजोरिटी कैन कॉन्टीन्यूसली एनफोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज़ एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट।
अब जो माइनॉरिटी, पहले हम मेजोरिटी और माइनॉरिटी को देखेंगे। मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी क्या होता है? मेजोरिटी होता है बहुसंख्यकवाद, यानी जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, और माइनॉरिटीज़ होते हैं अल्पसंख्यकवाद, जो संख्या में कम होते हैं। अब क्या होता है, जो मेजोरिटी होता है वो कई बार लोगों को दबाने की कोशिश करता है, उनके जो हक होते हैं उनको दबाता है। इस कारण से हमारे देश में भी कई बार ऐसा होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ भी ऐसा होता है। एज द अबव स्टोरी बोर्ड, ये ऊपर हमने जो स्टोरी पढ़ी है, इलुस्ट्रेट एवरेज सोसाइटी इज प्रोन टू द टाइनी ऑफ द मेजोरिटी। हम यहाँ देखते हैं कि हर एक सोसाइटी में, इस तरह की सोसाइटी में जो माइनॉरिटी होती है वो कई बार सप्रेस कर दी जाती है, दबा दी जाती है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल यूजली कंटेन्स रूल दैट एंश्योर द माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग that is routinely available to the majority। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो भी मेजोरिटी के लिए है वही माइनॉरिटी के लिए भी है, किसी भी तरह से उनको वो दबा नहीं सकते हैं। अनदर रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कारण हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, is preciously to prevent the tyranny or domination by the majority of the minority। अब यहाँ पर माइनॉरिटी को मेजोरिटी क्या कर रही है? उसको दबा रही है। इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर्स और of one community dominating others within the same community is the inter community domination। कई बार ये नहीं है, कई बार इंटर कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, जिस तरह से एक ही समाज के लोग हैं वो ही आपस में एक दूसरे को दबाते हैं। कोई अमीर है, गरीब है, कि सोसाइटी में तो अमीर लोग हैं, कई बार वो गरीबों को दबाते हैं। इसी तरह से इन चीज़ों से दूर हटने के लिए ही हमारे समाज में इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। आई होप this part of this chapter is clear to you। if you like this if you like the video, please like, comment, share and subscribe my channel। thank you।